हेलो दोस्तों, आज अपने इस चौथे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ अब तक डिस्कस किए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 टॉपिक जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्कस करने के बाद बाकी बचे हुए 3 टॉपिक्स कवर करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोग इस बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से यहाँ पर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये 3 टॉपिक लिखकर रखे हुए हैं। इसका मतलब आज उन 5 टॉपिक्स के बाद हमें इन 3 टॉपिक्स को कवर करना है, जिसके साथ ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। हमें यह पता चल जाएगा कि कैसे इन शब्दों को हम जनरल इंग्लिश में डेली यूसेज में लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रीपोजिशन। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्री, दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है कोई स्थान। तो ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता है, जैसे ऑन, इन, नियर या ऐसे ही कुछ और शब्द जैसे टू। आप लोगों ने अक्सर इनके बारे में सुना या पढ़ा होगा। आप लोगों ने अक्सर लोगों को इनका यूज करते देखा होगा। अब इनका यूज हम कैसे करते हैं दोस्तों, वो हम यहाँ बोर्ड पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो टॉपिक होता है, वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसकी स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा ऑन द टेबल, उसके बाद मैंने लिखा इन द रूम। मान लीजिए दोस्तों, मैंने इसके बाद लिख दिया नियर से लेके नियर मी। मैंने टू लिख दिया टू दिल्ली। तो जैसा कि मैंने यहां पर दोस्तों 4 एग्जाम्पल लिखे, ऑन, इन, नियर और टू। इनको देख करके आपको पता चला कि ये वो शब्द हैं जो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। दोस्तों, प्रेपोजिशन संख्या में बहुत सारे हैं। हम वो सारे प्रेपोजिशंस यहां पर एक दिन में डिस्कस नहीं कर सकते, बट हम यहां पर कुछ छोटे एग्जांपल्स लेकर के सबसे पहले सिर्फ इतना समझ लें कि इंग्लिश में इनका क्या यूज है या इनका इस्तेमाल कहां पर करा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी ने मुझसे पूछा वेयर इज द बुक, तो मैं बताऊंगा ऑन द टेबल। इसका मतलब टेबल के ऊपर। इन दी अलमीरा, अलमीरा के अंदर। इस तरह से मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरी बुक कहां पर है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उस चीज की स्थिति ये बताते हैं। इसका मतलब जो मेरा आंसर है, अगर आप मुझसे पूछते कि सर मेरी बुक कहां है, मैं कहता टेबल, तो शायद आपको सुनने में बहुत अटपटा लगता या शायद कई लोगों को समझ भी ना आता। पर जैसे ही मैंने कहा टेबल के ऊपर, आपको समझ में आ गया कि मुझे टेबल पर जाना है और उसके ऊपर से अपनी बुक लेनी है। इसीलिए ये वर्ड इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और इनके बिना किसी भी सेंटेंस का सेंस बनना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां से हमें पता चला कि ऑन द टेबल, इसका मतलब मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। उसके बाद मैंने पूछा वेयर इज माई फ्रेंड, आपने कहा इन द रूम। मैंने पूछा मेरा दोस्त कहां है, आपने कहा सर वो रूम में है। इसका मतलब ही इज इन द रूम, ही इज इनसाइड द रूम, वो कमरे के अंदर है। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछता कि वेयर इज माई फ्रेंड, आप कहते द रूम, तो ये आंसर ना होता। पर जैसे ही आपने कहा सर इन द रूम, इसका मतलब मेरे को मेरा पूरा आंसर मिल गया। इसीलिए इन शब्दों की इंग्लिश में इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सेकंड आंसर हमें इन द रूम से मिल गया दोस्तों। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, जो है नियर मी। मैंने आपसे कहा वेयर इज द बोर्ड, आपने कहा सर नियर यू, आपके नजदीक, या मैं कहता नियर मी, मेरे नजदीक। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, यहां पर ये जो वर्ड नियर है वो प्रीपोजिशन है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने किसी भी ऐसी चीज के बारे में पूछा है जो किसी नियत स्थान पर है, किसी नियत जगह पर है, किसी नियत कारण से है, तो वो जगह आपको प्रेपोजिशन की हेल्प से ही बतानी पड़ेगी, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं होती दोस्तों। तो उसी तरह मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग,
आपने कहा सर टू दिल्ली, आप दिल्ली कहते तो भी चलता, पर इंग्लिश का जानकार हमेशा प्रीपोजिशन के साथ कहेगा, क्योंकि उसको पता है कम और गो के बाद 99.9% केसेस में हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। दोस्तों ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि इनको एक दिन में आपको समझाया जा सके या इनके बारे में एक दिन में आपको बताया जा सके, पर ये टॉपिक हमें यहां पर शॉर्ट में कवर इसलिए करने जरूरी है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के तुरंत बाद हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस में हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस टेंस यूज करते हुए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वी ऑल आर इंडियंस, स्पेशली वी बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया। जैसे ही हम ये कहते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर हिंदी बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप इंडिया की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि साउथ में लोगों की इंग्लिश अच्छी है, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। जबकि अगर आप नॉर्थ की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी भाषा के माध्यम से करते हैं। अगर उन लोगों में से कोई इंग्लिश सीखना भी चाहता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आज से 15-16 साल पहले जब मैंने ये सोचा कि मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे इंग्लिश में भी बोलना आना चाहिए, मुझे इंग्लिश में लोगों को रिप्लाई करना आना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला ध्यान ये गया कि इसका मतलब ये है जितने शब्द मेरे दिमाग में हिंदी के हैं लगभग उससे कुछ कम शब्द एटलीस्ट इंग्लिश के भी होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है क्या, और अगर स्पेशली ये कह दिया जाए कि आप अपने बारे में इंग्लिश में कुछ बताइए तो और मुसीबत आ गई, क्योंकि उतना इजी हम लोगों के लिए नहीं होता। आप लोग अक्सर लोगों को कहते सुनते होंगे, लोगों से पूछते होंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। आप लोगों में से अक्सर हम लोग जब इंटरव्यू लेने या देने जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, वो आपसे कोशिश करके इंग्लिश में कई क्वेश्चंस पूछते हैं। उस समय हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, जब हम कहीं पर किसी इंटरव्यू की लाइन में लगे हुए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करा, नियत दिन आपको बता दिया गया, नियत समय आपको बता दिया गया कि उस दिन आपका इंटरव्यू होना है। आप बिल्कुल सही समय आधा घंटा पहले अपने इंटरव्यू प्लेस पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर हमारे कागजों की जांच होती है और उसके बाद हमें एक लाइन में बैठा दिया जाता है कि इस रूम के अंदर आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, एक एक करके आपका नाम बुलाया जाएगा, आप अंदर जाइएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अक्सर गौर करा होगा कि हम सब लोगों में से वो लोग जो ज्यादा डरे हुए होते हैं, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले ये नोट कर रहे होते हैं कि अंदर गए हुए शख्स ने कितना समय अंदर बिताया। क्योंकि हमें यह लग रहा होता है कि जितना लंबा इंटरव्यू चलेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और उतने आंसर करना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। पहली चीज हम समय नोटिस करते हैं, दूसरी चीज हम लैंग्वेज नोटिस करते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या पूछा, कैसा रहा, इंग्लिश में पूछा या हिंदी में पूछा। जैसे ही कोई हमसे कहता है कि भाई सारे इंग्लिश में बोल रहे थे, दोस्तों हम घबरा जाते हैं अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है। और अगर कोई ये कह देता है कि भाई 2 लोग तो इंग्लिश में बोल रहे थे, बाकी 2-3 लोग हिंदी में बोल रहे थे, तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हमें लगता है कि चलो हिंदी में बात करने वाले लोग भी अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों इसी कारण से मैंने अपना पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को चुना, क्योंकि मुझे ये पता होता है दोस्तों कि आज हम उस स्थिति में हैं कि हम सभी को लैंग्वेज इंग्लिश की बहुत जरूरत है, बेइंतहा जरूरत है। चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एंड में जब हम इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे या जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेंगे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबको इंप्रेस करें। चाहे हम बॉस हो, चाहे हम बॉस के अंडर काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉई हो, अगर हम अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में अपने बॉस से भी बात करते हैं तो बॉस भी हमें अहमियत देते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमें यह चीज मान के रखनी है कि आज हमारी क्लासेस का कुल 4था दिन है। इन 4 दिनों में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करने वाले हैं। मैंने आपको आज प्रीपोजिशन से इसीलिए शुरुआत करवाई दोस्तों, क्योंकि जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस का लेंगे जो कल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें हमारी मदद करेंगे। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कैसे
प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन की स्थिति हमारे सामने क्लियर करते हैं, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन कई चीजों का आंसर होते हैं और इनके साथ अगर प्रीपोजिशन का यूज ना किया जाए तो शायद हमें हमारा उत्तर पूरी तरह से मतलब का भी नहीं लगेगा। तो ये 4 एग्जांपल्स है। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि प्रीपोजिशन वो शब्द हो गए जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और हमें उनकी स्थिति के बारे में बता देते हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं कंजंक्शंस पर। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, कंजंक्शन वर्ड का मतलब होता है टू ज्वाइन, जोड़ना। जब कभी भी हमें दो नामों को जोड़ना है, दो फ्रेजेस को जोड़ना है, दो क्लॉजेस को जोड़ना है या दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हमें उनको जोड़ने के लिए बीच में एक शब्द लगाना पड़ेगा, एक वर्ड लगाना पड़ेगा और वो वर्ड क्या कहलाएगा दोस्तों? कंजंक्शन। जैसे अगर मैंने कहा राम और श्याम, इसका मतलब राम नाउन श्याम नाउन, बीच में उसको जोड़ने वाला और, इसका मतलब हिंदी में तो राम और श्याम, इंग्लिश में राम एंड श्याम। एंड क्या बन गया दोस्तों? एक कंजंक्शन बन गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा तुम या तुम, तो क्या हो गया? राम और श्याम, ये और कंजंक्शन बन गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सी मी बिफोर यू लीव द ऑफिस, सी मी मुझसे मिलो, या मीट मी मुझसे मिलो बिफोर यू लीव द ऑफिस, ऑफिस छोड़ने से पहले। तो यहां पर दो कंडीशन हो गई दोस्तों। पहली सी मी या मीट मी, मुझसे मिलो, कब? बिफोर यू लीव द ऑफिस, ऑफिस छोड़ने से पहले। तो ये जो पहले शब्द है जो हमने बिफोर के तौर पर यूज करा दोस्तों, वो बिफोर क्या बन गया? एक कंजंक्शन बन गया। ऐसे और भी पता नहीं कितने शब्द हैं या कितनी फ्रेजेस क्लॉजेज हैं जो आपको जोड़ने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी और उस वर्ड को हम क्या कहेंगे दोस्तों? कंजंक्शन। ऐसे बहुत सारी जगह पर आपको इन वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हॉकी बट आई डोंट लाइक क्रिकेट। तो ये जो बट जो शब्द हो गया, इसने दो हमारे जो सेंटेंसेस थे, दो अलग अलग पार्ट थे। आई लाइक हॉकी बट आई डोंट लाइक क्रिकेट। तो इसका मतलब दो चीजें हैं। आई लाइक हॉकी नंबर 1 पे, आई डोंट लाइक क्रिकेट दूसरे नंबर पे। मैंने एक बट शब्द लगा करके इसको जोड़ दिया, तो ये टोटल क्या बन गया दोस्तों? आई लाइक हॉकी बट आई डोंट लाइक क्रिकेट। इसका मतलब ये जो बट शब्द हो गया दोस्तों, ये कंजंक्शन हो गया। ऐसे और भी पता नहीं कितनी जगह पर आपको सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उन शब्दों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, जिनके बारे में हमने यहां पर थोड़ा सा लिख भी दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम कहीं और किसी और तरह इनका यूज कर सकते होंगे तो वो भी जरूर करेंगे। उससे पहले हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हमारे अंदर की फीलिंग्स को एक शब्द के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी क्रिकेट मैच को जीतने के बाद हम तुरंत बोलते हैं हुर्रे। तो ये हुर्रे जो शब्द है दोस्तों, ये एक इंटरजेक्शन है। कई बार हम दुख में बोलते हैं ओह, ये ओह एक इंटरजेक्शन है। या कई बार आप लोगों ने और भी अलास, इंग्लिश में एक शब्द आता है अलास, अलास मतलब दुख, ये शब्द क्या हो गया दोस्तों? एक इंटरजेक्शन हो गया। हे, लोग एकदम से बोल देते हैं हे यू, तो हे क्या हो गया? आपका एक इंटरजेक्शन हो गया। तो इससे हमें दोस्तों ये पता चलता है कि जो तीसरा हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरजेक्शन, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है। ये सिर्फ हमें उन शब्दों के बारे में बताता है जिनसे हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का दूसरों को पता चलता है। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रीपोजिशन वो शब्द हो गए जिनकी मदद से, जिनके नाउन या प्रोनाउन के पहले लगने मात्र से ही हमें अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे कंजंक्शन आ गए दोस्तों। ये वो शब्द हो गए जो किन्हीं दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या तो फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारा इंटरजेक्शन का आया, जिसने हमें यह बताया कि वो सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो एक शब्द से हमारी फीलिंग्स को दूसरे को बता देते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद दोस्तों आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होते हैं। मैंने इनको बहुत डिटेल में ले जाने की कोशिश नहीं करी दोस्तों, क्योंकि जब
हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, रेगुलर यूसेज में इंग्लिश हमारे आना शुरू होती है, तो हमें यह पता चलना शुरू हो जाता है कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल हमें कहां पर करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो सीखने के लिए है, जो समझने के लिए है, वो है एग्जाम्पल्स, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम इनके बारे में लिखेंगे पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें इनके बारे में समझने को आएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, जब हमने इन सबको पढ़ लिया, इन सबके आठों के बारे में हमने एक जगह पर लिख लिया, अब हमें इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है, इनके यूसेज को देखना है। तो दोस्तों उसके लिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमें ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चीजों को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए इन सबको समझने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपसे कहा कि हमें बात ट्रांसलेशन की करनी है, इट मींस हमें बात टेंसेस की करनी है, क्योंकि टेंस बहुत जरूरी होता है। इसको हम हिंदी में टाइम और समय दो चीज कह सकते हैं दोस्तों। इसे काल भी कहा जाता है। तो हिंदी में तो ये समय या काल हो गया, बट इंग्लिश में ये टाइम हो गया। दोस्तों इसके तुरंत बाद इस टॉपिक को लेना अपने आप में एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने के जैसा है, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें समस्या ये बनती है कि हमें इज एम आर का यूज नहीं पता, हमें वॉज वर का यूज नहीं पता, हमें डू डस का यूज नहीं पता, हम कहीं भी कुछ भी लगाते चले जाते हैं। और जब किसी अनाड़ी के सामने बोलना है तो हम खिलाड़ी, जब किसी खिलाड़ी के सामने बोलना है तो हम अनाड़ी भी नहीं महसूस करते, हमें यह लगने लग जाता है पता नहीं मैं क्या बोल बैठूं। तो उस समय घबराहट में कई बार हमसे कई चीजें गलत हो जाती हैं। तो यहां पर दोस्तों इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तुरंत बाद मैंने बोर्ड पर टेंस लिख दिया। टेंस यहां पर इसलिए लिख दिया दोस्तों ताकि आप सब लोग ये समझ सकें, ये जान सकें कि कल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश की सोल, इंग्लिश की आत्मा, इंग्लिश के जान, इंग्लिश के प्राण, टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर हम टेंसेस को अच्छे से पढ़ गए दोस्तों तो आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी हमारे लिए इजी हो जाएगा और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी इजी हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इजी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी इजी हो जाएगा। तो ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें हमें अभी आगे कवर करनी है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं टेंसेस से। जैसा मैंने यहां पर लिख दिया टेंस, टेंस का मतलब होता है समय। दोस्तों हमें यह पता है कि हमारे पास तीन ही समय होते हैं, या तो हमारा भूतकाल या वर्तमान काल या फिर भविष्य काल, जिन्हें हम इंग्लिश में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। दोस्तों चाहे हम कितनी बड़ी से बड़ी, कितनी मुश्किल से मुश्किल ट्रांसलेशन क्यों ना कर रहे हो, उसमें अगर हमने टेंसेस का ध्यान नहीं रखा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया टेंस, टाइम, समय और काल। इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए किस समय के लिए कौन सा टेंस का यूज हमें करना है, किस समय की घटी घटना के लिए कौन सा टेंस का यूज हमें करना है। अब यहां पर क्या देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने यहां बोर्ड पर टेंस लिख दिया, आप सभी को पता है, बहुत छोटी चीज है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहां पर कुछ नया कर रहा हूं, पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार छोटी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों का करना बहुत जरूरी था इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसा कि हमने देखा, हमने बोर्ड पर टेंस लिख दिया दोस्तों, तो इस चीज को बिल्कुल ब्रेन में बैठा लीजिएगा दोस्तों कि शुरुआत अब हुई है, यह तो जरूरी था। एक कदम कहीं बहुत आगे भागने के लिए दोस्तों, बहुत तेज भागने के लिए एक कदम पीछे करना पड़ता है, तो ये एक पीछे का कदम था। अगले आगे के कदम एक एक करके आने वाले हैं, तो ये पहला अगला कदम है दोस्तों। यहां पर हमने क्या करा, टेंसेस के बारे में लिख लिया। आप सभी को पता है कि तीन तरह के टेंसेस हमारे होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी वर्बली बात भी करी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसा कि हमें पता चल गया दोस्तों कि हमारे तीन टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दोस्तों अभी हमें यह भी पता करना है कि ये जो तीन टेंस होते हैं इनको भी आगे करके चार चार पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जैसे कि आपको पता है, नंबर 1 पे इंडेफिनिट या फिर सिंपल जिसे हम कहते हैं, नंबर 2 पे कंटिन्यूअस या जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, नंबर 3 पे परफेक्ट टेंस और नंबर 4 पे आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। उस हिसाब से कहने को भले ये तीन टेंसेज होते हैं, बट जैसे ही हम इनके चार चार पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं ये टोटल 12 हो जाते हैं। इन 12 टेंसेस की 12 रूल लाइन होती है दोस्तों। अगर हमने उन 12 रूल लाइंस को लर्न कर लिया, रट लिया, तो दुनिया में किसी भी मुश्किल से मुश्किल ट्रांसलेशन को करने में हमें मुश्किल नहीं हो सकती।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, अगर मैं इस पास्ट टेंस के आगे चल के इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 4 पे आएगा। उसी तरह दोस्तों फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से करते करते दोस्तों ये 12 हो जाएंगे। इन 12 टेंसेस को करने की शुरुआत हम कल से करेंगे दोस्तों। और इस एक टॉपिक के अंदर अभी आपके और बहुत सारे टॉपिक कवर होने हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, टेंसेस को पढ़ने से हमें कई चीजों का ज्ञान मिलता है। जैसे टेंसेस को पढ़ने से हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानने को मिलता है, हमें वर्ब्स के बारे में जानने को मिलता है, या और भी कई सारे टॉपिक जैसे आपने प्रीपोजिशन देखा, जैसे कंजंक्शन देखा, या और इंटरजेक्शन वगैरह के बारे में भी हमें टेंसेस पढ़ने के दौरान जानने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप कल मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत छोटे तरीकों से, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स के द्वारा। दोस्तों सेल्फ स्टडी के द्वारा मैंने इन टेंसेस के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करा है जो चीजें शायद आपने अभी तक सोची भी नहीं होंगी। कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिनको अगर आप दूसरों को बताएंगे तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि टेंसेस का यूज प्राचीन काल से होता आया है। पर इन छोटी चीजों के बारे में ध्यान करना, उन्हें लोगों को बताना इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। तो दोस्तों आप इंतजार कीजिएगा मेरे कल आने वाले वीडियो का। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। और रोज की तरह मैं आपको आज भी बताना चाहूंगा कि मेरा नाम निखिल है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को आपके कमेंट्स का आंसर जल्दी से जल्दी मिले, जिससे कि जितनी सीखने की चाहत आप लोगों में है उतनी सिखाने की इच्छा मेरी भी है। तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा कल के वीडियो का। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।